कि आप जब आए थे तो हमें लगा था कि पीड़ितों से मिलेंगे, और आप मधुबनी में आकर के अपने दोस्त मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली करके चुनाव की रैली संबोधित कर रहे थे, और बिहार में आकर अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं, और केरल में जाकर हिंदी में चुटकुला के नाम होना चाहिए। हमें शर्म आती है कि हमारे देश में राजनीति इस तरह के युद्ध, शहीद और सेना के नाम पर हो। हम उस राजनीति के खिलाफ खड़े होंगे और हम अपने मुद्दों पर राजनीति को खड़ा करने के दरबारी मीडिया क्या कर रहा था, मैं केवल हेडिंग पढ़ना चाह रहा हूं। पाकिस्तान पर जल्दी कब्जा होने वाला है। भारत का पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा हो गया। अलग अलग हेडिंग पढ़ रहा हूं मीडिया की। पाकिस्तान पर कब्जा, सेना ने बॉर्डर में बिछाई लाशें, 1000 किलो के बम से डर गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। ये टेलीविजन चैनलों के थंबनेल हैं। और में कलम और किताब पर ही सबसे ज्यादा खतरा हो, यह अपने आप में भी एक प्रतिरोध है कि हम एक किताब को भेंट कर रहे हैं। और आयोजकों ने इतनी शानदार किताब जब भेंट की है, मिथिला का इलाका, दरभंगा का इलाका, श्री कृष्ण चेतना मंच, वहां के लोग बैठे हुए हैं। पहली बार उनके ही निमंत्रण पे 2021 में मैं आया था, और पहले मैं हिचका था कि ये कैसा नाम, श्री कृष्ण चेतना मंच, मैं कैसे जाऊं। और बाद में पता चला कि वो बेसिकली एक सामाजिक संगठन है जो वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े समुदाय को एकजुट करने और उनके शिक्षा और सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। दरभंगा उसके बाद 2-3 बार और आना हुआ, और आज जब मैं चूंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूं, और नागार्जुन के उपन्यास को भेंट किया गया। नागार्जुन ने एक कविता में लिखा है कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहाएगा। तो प्रतिरोध की चेतना, विद्रोह की चेतना हिंदी की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में माथे पर मस्तक बनकर के अगर कोई सजा, तो वो दरबारी कवियों का कोई इतिहास नहीं रहा। हिंदी की दुनिया हो या संस्कृति की दुनिया हो, जो लोग किसी के दरबार में दरबारी बन गए, उसे कभी इतिहास में नायक की तरह नहीं याद किया जाता है। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, जो विद्रोह की चेतना में है। हमारे भक्ति आंदोलन के कवि ने लिखा कि संतन को कहां सीकरी सो काम। उस जमाने में बादशाह की राजधानी फतेहपुर सीकरी हुआ करती थी, और उस आज ही में नहीं बुलाया जाता है कि आप हमारे दरबार में आ जाओ तो बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, लाव लश्कर मिलेगा, बस आपको सत्ता की जी हजूरी करना है। लेकिन उस जमाने में हमारे विद्रोही कवियों ने लिखा कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे ताको कर पड़ी प्रणाम। आप कल्पना करिए कि विद्रोह की वो चेतना कि जिसका मुंह देखते ही गुस्सा पैदा हो, दुख पैदा हो कि तुम तो सामान्य इंसानों के शोषक हो, उसे हम सलाम करेंगे जाकर के। ऐसा दरबार, ऐसा दरबारीपन को जिन्होंने जूतियों से ठुकराया, वो आज भी हजारों साल के सभ्यता के इतिहास में नायक की तरह याद किए जाते हैं। और इसलिए नागार्जुन जैसे कवियों को याद करते हुए मैं इसका एक बस कोटेशन इसमें से पढ़ देता हूं, क्योंकि बड़ी विचार करके प्रसेनजीत और उनकी टीम ने यह भेंट किया। जनता की आवाज, शोषकों की, वंचितों की, उनके हक की लड़ाई की आवाज को नागार्जुन अपने इस उपन्यास के 155वें पन्ने पर लिख रहे हैं कि एक पात्र वो बोलता है रहीम का दोहा कि रहीमन चाक कुम्हार का और मांगे दिया न दे। रहीमन चाक कुम्हार का मांगे दिया न दे, और बिल में डंडा डाल के जो चाहे गढ़ ले। आप चाक पर, कुम्हार की चाक पर जाकर के कितना भी उससे मांगिए कि हमको एक दिया दे दो, 2 दिया दे दो, एक घड़ा बना के दे दो, वो नहीं दे पाए। और अगर आपको उस चाक से दिया लेना है तो उसमें जो सुराख है उस पर डंडा लगाकर उसको घुमाइए
और उस मिट्टी के आकार को जिस रूप में चाहिए गढ़िए और उसको ले लीजिए। अब अगर आज मैं कहूं, वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कितना भी अगरबत्ती दिखाइए, वो चाक बिना चलाए दिया नहीं देगा, उसको चलाना पड़ेगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा, तभी वो दिया देगा। किसान भाइयों, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ताकत से ही अपना हक आप पा सकते हैं। आपकी ताकत क्या है? एका है आपकी ताकत, संगठन। घर में रोते रोते अकेले हाय हाय करते करते हजारों साल गुजर गए, सरकार को आपकी रत्ती भर भी परवाह नहीं, वह आप लोगों से नहीं, चोर डाकुओं से घबराती है, उन्हें पक्के मकानों जेलों में हिफाजत से रखती है, खाने पीने को, पहनने ओढ़ने का, दवा दारू का उनके लिए सारा इंतजाम सरकार करती है। मगर गेहूं बासमती पैदा करके गैरों को लुटाने वाले आप खुद भूखों मरते हैं। सरकार को आपकी जरा भी फिक्र नहीं, वह इशारा मानो करती हो, किसानों चोरी करो, डाका डालो, तभी तुम्हारा गुजर होगा। और फिर एक पात्र इसी बात को एक आंदोलनकारी शक्ल में आगे कहता है, और ये मिथिला के लोगों की जबान में उन्होंने, यहीं के बेटे नागार्जुन ने लिखा, दुर्दिनमा केलक हरान रे फिकिरिया मारलक जान, कर्जा करके खेती केलू और मर गई सब धान रे फिकिरिया मारलक जान। और बैल बेच रजवा के देलू, छोड़े नहीं बेईमान, और जमींदार के जुल्म रोक चेत भाई किसान रे फिकिरिया मारलक जान। इसलिए मैं इस विद्रोही कवि को उस चेतना के साथ याद करता हूं। वक्त चूंकि बहुत हो गया है, लेकिन विद्रोह का मतलब क्या होता है? एक जमाने में नागार्जुन ने लिखा, तब भी कोई तानाशाही कर रहा था कि इंदू जी क्या हुआ आपको, और सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। मैं थोड़ा सा कल्चर में आपको ले जाना चाह रहा हूं, फिर अपने विषय पर लौट के आऊंगा और कम वक्त में अपनी बात रखूंगा। लेकिन आज अगर वो जमाना होता कि आप आज के जिले इलाही से एक सवाल पूछते, और जिन्होंने पूछा वो जेलों में हैं, जिन्होंने सवाल किया उनके ऊपर फर्जी मुकदमे हैं। रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की सभी माई बाप, और सुन रही गिन रही हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, और छात्रों के खून का चढ़ा नशा आपको। इंदू जी क्या हुआ? और वो कवि उस सम्मेलन में कविता पढ़ रहा है उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ। आज अपने प्रधानमंत्री से आप क्या सवाल करेंगे? सवाल कर सकते हैं, बशर्ते कि सवाल यह हो कि आम काट कर खाते हैं कि चूस कर। सवाल पूछ सकते हैं कि जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं। यह सवाल नहीं कर सकते। युद्ध का माहौल है कि वो 4 आतंकी आए कहां से, ये चूक किसकी, फिर गए कहां। और जो पापा दुनिया में युद्ध रुकवा रहे थे, उनका अपना युद्ध कोई उनका ऊपर वाला पापा रुकवा रहा। ये किसका फेल्योर है? और हम भी चाहते हैं कि इस पर बात ना हो ज्यादा। अभी सरकार ने गाइडलाइन दिया है 26 अप्रैल को गाइडलाइन देकर के कहा कि जब तक ये ऑपरेशन सेना का चल रहा है, इसके बारे में आप बात ना करो, ये बहुत संवेदनशील मसला है। और सही कहा अनवर साहब ने और हमारे पूर्व के क्रांतिकारी साथी मनोज मंजिल ने कि पूरा देश तो आपके साथ खड़ा है। सभी राजनीतिक दल ने आपके लिए एक शब्द में कहा कि हम सरकार और सेना के साथ खड़े। और आपने ये गाइडलाइन दी कि इस समय कोई भी चीज लाइव टेलीकास्ट ऐसी ना हो जिससे नुकसान हो। और आपका दरबारी मीडिया क्या कर रहा था, मैं केवल हेडिंग पढ़ना चाह रहा हूं। पाकिस्तान पर जल्दी कब्जा होने वाला है। भारत का पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा हो गया। अलग अलग हेडिंग पढ़ रहा हूं मीडिया की। पाकिस्तान पर कब्जा, सेना ने बॉर्डर में बिछाई लाशें, 1000 किलो के बम से डर गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। ये टेलीविजन चैनलों के थंबनेल हैं। भारत सरकार ने इनमें से किसी के ऊपर कार्रवाई की? आप ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो वीडियो जो वीडियो गेम में खेले जाते हैं। पाकिस्तान जो कर रहा है उसको तो हम खंडन कर ही रहे हैं। वो उसके पास ओरिजिनल अपना कुछ है नहीं, सब उधार का है।
भारत देश तो अलग है ना, आप उसको नहीं रोक पाए। और वो पूर्व की बात दोहराकर अपनी सहमति दर्ज कर रहा हूं कि आप जब आए थे तो हमें लगा था कि पीड़ितों से मिलेंगे, और आप मधुबनी में आकर के अपने दोस्त मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली करके चुनाव की रैली संबोधित कर रहे थे, और बिहार में आकर अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं और केरल में जाकर हिंदी में चुटकुला सुना रहे थे। देश आपसे गंभीरता की अपेक्षा करता है। आप 140 करोड़ देशवासियों के नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, और आपके साथ हम सब खड़े हैं। लेकिन सवाल पूछने पर हमें क्या कहा जाएगा? कल के विक्रम मिस्री विदेश सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग कहते हैं कि भारत में कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। तो अभी गूगल करके पढ़िएगा, विक्रम मिस्री ने कहा कि हम एक अर्जित लोकतंत्र हैं, हम अपने यहां सवालों को और असहमतियों को जगह देते हैं, इसीलिए हम एक महान लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब सरकार ये कहती है, और सरकार में विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हम किसी गुरुद्वारे पर कोई बम नहीं मारेंगे, मैं वहां से केवल दो अर्थ अपने लिए निकाल रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बनाया है, और हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले ऐसे हर कार्यक्रम में आकर एक शपथ जरूर लेंगे कि अगर संविधान ने हमें सेकुलर बनाया, अगर संविधान ने हमें सोशलिस्ट बनाया है, और अगर संविधान ने हमें एक खूबसूरत लोकतंत्र दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हर विपरीत वक्त में अपने देश के संविधान की हिफाजत करने के लिए एकजुट होकर के हम सवाल करते रहेंगे। और इसलिए हम उस बात पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। उचित समय आएगा तो उसका जवाब भी जनता मांगेगी। लेकिन हम अफसोस के साथ एक बात कहना चाहते हैं, जिस समय कोई राजनीति नहीं कर रहा था, कल यानी 10 मई, और 10 मई को भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल निकालकर देखिए, 10 मई को भारतीय जनता पार्टी ने सुबह 8:50 पे एक ट्वीट किया है कि पिछले 2014 के पहले जब आतंकी हमला होता था तो विपक्ष फेल हो जाता था, रोता था, अमेरिका से गिड़गिड़ाता था, और अब 2014 के बाद जिल्ले इलाही आए हैं, अब घर में घुसकर मारता है। ये राजनीति शुरू किसने की? बीजेपी ने। युद्ध चल रहा है, पता नहीं युद्ध है कि नहीं, अभी पता नहीं, और हम सारे लोग बचकर उस पर कोई बात कह रहे हैं कि हम देश के और सेना के मनोबल के खिलाफ नहीं जाना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? यह सवाल कम से कम बिहार से तो पूछा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा दी बीजेपी ने, और वो विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करते हुए लगाई। कल को ये रैलियां निकालेंगे। ये पुलवामा के उस समय 2019 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का भाषण है कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम होना चाहिए। हमें शर्म आती है कि हमारे देश में राजनीति इस तरह के युद्ध, शहीद और सेना के नाम पर हो। हम उस राजनीति के खिलाफ खड़े होंगे और हम अपने मुद्दों पर राजनीति को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और हम ये जानते हैं कि यह सारी तैयारी बिहार के लिए की जा रही है, और 3-4 महीने बाद बिहार में रैलियां होंगी। आप बिहार के चुनाव की अहमियत को समझिए। ठीक अगले दिन अगर मधुबनी में रैली थी तो वो कैंसिल नहीं हुई, वो पोस्टपोन नहीं हुई। सारा काम, सऊदी अरब का दौरा पोस्टपोन हो सकता था तो बिहार का कार्यक्रम नहीं हो सकता था। इससे अहमियत समझिए कि बिहार कितने अहम मोड़ पर खड़ा है। और उस वक्त जिस समय युद्ध जैसा माहौल बनने लगा था, आतंकी हमला हो चुका था, उस वक्त यह फैसला किया जाता है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अब मैं अपने असली विषय पर आ रहा हूं कि हमारा जाति जनगणना का विषय क्या है। बिहार तो वैसे भी जाति का सर्वे करा चुका था। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि इस बिहार और उत्तर प्रदेश की उत्तर भारत की लड़ाई में इस देश के सबसे हाशिए पर ढकेले गए लोगों के लिए लड़ने वाले लोग कितनी कुर्बानी देकर के यहां तक का सफर तय किए। और ये कल्चर भी इस तरह के कार्यक्रमों से हमें सीखना चाहिए, जहां हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। और जरा तस्वीरें उसमें निकाल कर देखिए, आपको आइडिया ऑफ इंडिया का गुलदस्ता वहां नजर आएगा। जिन्होंने इस देश को बनाया है, उन लोगों को हम याद करते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी, गालियां सुनी, अन्याय के खिलाफ जंग किया, और बिहार में तो सशस्त्र विद्रोह तक करना पड़ा, क्योंकि यहां पर गांव के गांव फूंक दिए जाते थे। ये वही बिहार है जहां डोला प्रथा जैसी एक प्रथा हुआ करती थी। ये वही बिहार है जहां वोट डालने सबको जाने का मौका नहीं मिलता था, बशर्ते संविधान लागू हो गया था। उस वोट डालने के अधिकार के लिए लड़ना पड़ा हो।
डोला प्रथा जैसी प्रथा के खिलाफ लड़ना पड़ा हो, खटिया पर सब बैठने के लिए, खटिया बनाने वाले भी खटिया पर नहीं बैठ पाते थे, उसके लिए लड़ना पड़ा हो, रास्ते पर चलने के लिए लड़ना पड़ा हो, और गांव के गांव फूंक दिए गए हों, और ऐसे समय में आतंकी हमला और भारतीय जनता पार्टी पोस्टर बनाकर कहती है धर्म पूछा जाति नहीं। वो तो बाहर से आए आतंकी थे, वो चाहते थे कि इस देश में नफरत की आग फैल जाए, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएं, जो उनके लोग करना भी शुरू कर दिए। मगर मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा इस देश के हर एक नागरिक को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एक साथ खड़े होकर के देश के साथ खड़े हो गए और उनके सांप्रदायिक मंसूबे को नाकाब कर दिया। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, बिहार से जाति पूछने के लिए किसी को बाहर से सीमा पार करके नहीं आना पड़ा। इस देश में हजारों साल से तुमने जाति पूछी है और जाति के नाम पर भेदभाव और अन्याय तुमने किया है, और उसके खिलाफ लड़ाई बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर लड़ी जाएगी। और यह सवाल हम बताते रहेंगे कि जाति किसने पूछी। हम जानना चाहते हैं कि रास्ते पर चलने से रोकने वाला, जाति पूछने वाला कौन था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो जिस पानी के घड़े से सब पानी पी सकते थे, उस पानी के घड़े से डॉक्टर अंबेडकर पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वो महार जाति के थे। कोई विदेशी आकर कहा था कि वहां पानी नहीं पीना है, या कोई मुसलमान वहां घड़े पर लिखा था कि यहां केवल हिंदू पानी पिएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जब उसके बाद अफसर हो गए थे और एक गांव में सर्वे के काम से जा रहे थे, वेटिंग फॉर वीजा पढ़िएगा, बैलगाड़ी पर बैठने नहीं दिया उनको, चलती बैलगाड़ी से जब उसको पता चला तो उतार दिया। और डॉक्टर अंबेडकर उस दिन सोचे कि ये मेरा गुनाह क्या है कि मैं इस जाति में पैदा हो गया। बड़ौदा महाराज के यहां जब नौकरी करने आए और वहां सयाजी बाग बड़ोदरा में उनको रहने को 10 दिन रह पाए, घर नहीं मिला। ये सारे विदेशी थे क्या? इस देश को जाति के नाम पर मनुष्य को 90% आबादी को अपमानित करने का काम किसने किया? इसलिए हम यहां सामाजिक न्याय की बात करने आए हैं, हम ये सवाल पूछने आए हैं। कॉमरेड मनोज मंजिल जब ये बात कहे कि वो शाहाबाद की धरती से आए हैं, तो हम भी ये सवाल बिहार के लोगों आपके सामने, और अगले 3 महीने के जो मूल समय है, इम्तिहान की घड़ी है, उसे ध्यान में रखकर मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगले 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम कॉमरेड को सुनेंगे। वो शाहाबाद की धरती और वो उस बिहार का वो इलाका जहां 1933 में त्रिवेणी संघ बना था, और त्रिवेणी संघ में वो ओबीसी समाज की अगुवाई में बना था। कॉमरेड आंदोलन उधर, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा था। त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ 1930 से 1960-70 के दशक में बिहार में किसके खिलाफ लड़ रहा था? क्या वो मुसलमान थे क्या जो जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे? क्या वो बाहर के आतंकी आए थे जिसके खिलाफ त्रिवेणी संघ ने नारा लगाया, जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं, मनुवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। हमारी लड़ाई हमारे घर के भीतर इस देश को मजबूत करने की रही है। और उस आंदोलन को समाजवादियों ने जब आगे बढ़ाया, उस आंदोलन को जब कम्युनिस्टों ने आगे बढ़ाया कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, हमारी लड़ाई पढ़ाई और दवाई की लड़ाई थी। और वो पढ़ाई और दवाई कौन छीन रहा था? वो वही पढ़ाई और दवाई छीन रहा था जो 2020 में कोरोना की आड़ में नई शिक्षा नीति लागू करता है। उस समय भी कोविड आया था, दुनिया कोविड से लड़ रही थी और हमारे यहां जिल्ले इलाही थाली और ताली बजवा रहे थे। ये मजाक नहीं था। उसने टेस्ट किया था कि इस देश में मूर्खता का प्रतिशत कितना है। उसने देखा कि ये तो देश इतना बड़ा जाहिलों का बन चुका है, और गोबर खाने की रील्स वायरल हो रही है, नए नए बाबाओं को पैदा कर दिया है। बिहार चुनाव वालों, पहले राउंड बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को भेज दिया है। अगर आपको पता न हो तो सड़कों पर जाके देख लीजिएगा, कथा भागवत कहने वाले वो पहला प्रचारक का दल उनका बिहार में घूमने लगा है। और वो आकर के भारत में खुलेआम कहता है कि इस देश के संविधान को बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। इससे कौन लड़ेगा? क्या यह संविधान सम्मत बात है? क्या आप इस देश को एक धर्म के नाम पर खुलेआम आतंक में झोंकना चाहते हैं? डॉक्टर BR अंबेडकर ने 1940 में अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, मगर हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मानवता से मेल नहीं खाता है। यह लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अपनी किताब में राइटिंग, और इतनी सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरी किसी चीज के लिए नहीं दी थी। और आज 2025 के देश में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा दो फायदा होगा उसका। जब हिंदू एक हो जाएगा तो जाति के नाम पर शोषण अन्याय भूल जाएगा। हर हिंदू को लगेगा कि धर्म खतरे में है, और वो ओबीसी हो, वो दलित हो, वो पिछड़ा अति पिछड़ा हो, वो दलित महादलित हो, उसे यह एहसास कराओ कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा धर्म खतरे में है। मुगल थे तब खतरे में नहीं था, उसके बाद अंग्रेजों के समय धर्म खतरे में नहीं था। एक भी धर्म बचाने का आंदोलन इस देश के इतिहास में नहीं है, पिछले 1000 साल के इतिहास में। उसके बाद इस देश में कांग्रेस सरकार में रही, बहुत कुछ खतरे में रहा, धर्म खतरे में नहीं दिखा। ये जब से बीजेपी आई तब से धर्म को खतरे में ले आई। ये आपका रिश्ता क्या कहलाता है? हम भी तो ये जानना चाहते हैं। असल में धर्म खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। लेकिन बिहार के लोगों, ये आप इम्तिहान की घड़ी पे हो। बहुत लंबे भाषण का मतलब नहीं है, मतलब केवल इतना है, आपके बुनियादी मुद्दों पर बहस ना हो, इसलिए धर्म की आइडेंटिटी को ऊपर रखा जाता है। जाति के नाम पर जाति जनगणना का सवाल ना हो। बिहार ने तो आजादी के बाद पहली बार वो जाति जनगणना कराई, जातिगत सर्वे कराया, जो अब तक इस देश के किसी राज्य ने नहीं कराया था। उसके आंकड़े जारी किए और उसको बढ़ाया। और आपके सम्मेलन में मांग लिखी हुई है कि 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था उसको नवी अनुसूची में डालना होगा। और जब डालेंगे तभी ना न्यायपालिका से जो रोका जा रहा है। आपने खबर सुनी दरभंगा के लोगों, 2025 के भारत को पहचानिए वो कहां खड़ा है। 2025 के भारत में एक दलित जब जज बन गया तो वहां पर उसको इतना प्रताड़ित किया गया, शायद मनोज मंजिल जी ने उस बात को रेखांकित किया था। 2025 के भारत में जज एक दलित नहीं बन सकता, उसके ऊपर इतना साजिश की गई। वो जो उसको वहां जज नहीं बने रहना चाहते हैं, जो विश्वविद्यालयों में आरएसएस के शाखा के निकले हुए वहां शाखा के स्वयं सेवकों को प्रोफेसर बना रहे, वाइस चांसलर बना रहे और बड़े बड़े आयोग में रख रहे, पूरे देश को आरएसएस का गिरवी रख दिया है। पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने जजों की नियुक्ति हुई उसमें 78% सवर्ण है। और वही आकर के आपके गांव में कहेंगे कि धर्म खतरे में, धर्म बचाने के लिए धर्म के नाम पर वोट देना। इसलिए वो कुर्सी खतरे में है जिसको वो धर्म के नाम पर लाना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार को वो जानते हैं कि बिहार सामाजिक न्याय के आंदोलनों की जमीन है, वंचितों, शोषितों, कमेरों के संघर्ष की जमीन है। इसलिए जाति जनगणना का फैसला कर दिया। आप कल्पना करिए कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोला था जब बिहार ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का भाषण है कि यह पाप किया जा रहा है। और मैं पढ़ा लिखा प्रोफेसर रहा हूं, अभी तो हूं नहीं, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। और इस तरह की जी हजूरी करके नौकरी करने वालों का मैंने पहले ही कह दिया, इतिहास में नाम लिखा नहीं जाता। और अगर हमें भी लालच है तो हम ये चाहते हैं, कॉमरेड चंद्रशेखर को हम याद करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर क्या गजब का तेवर, वो भगत सिंह की तरह याद किए जाने को अपनी ख्वाहिश बताया करते थे। और भगत सिंह अपने आखिरी खत में लिखते हैं कि जीना तो मैं भी चाहता हूं मगर गुलामों जैसी जिंदगी नहीं। मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, माए अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखा करेंगे। आज भगत सिंह सोच रहे होंगे कि आज 2025 के भारत में आप ये दृश्य दिखाओगे, इसके लिए कुर्बानी हुई। इसलिए हम यहां पर आपको बहुत गंभीर विषय के लिए आगाह करने आए। और मैं बड़ी एक साफ बात कहना चाहता हूं, अगर 2025 में आप बिहार को नहीं बचा पाए दंगाइयों से, जातिवादियों से, सामंतियों से, तो उसके बाद बंगाल और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश। और अगर इन तीनों को नहीं बचा पाए तो फिर भूल जाइए, संविधान बदला नहीं जाएगा, संविधान रहेगा। संविधान का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, संविधान की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनेंगी, आरएसएस के मुख्यालय में बाबा साहब की मूर्ति बनेगी और उन पर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को माला पहनाया जाएगा और उनके विचारों पर हमेशा के लिए तारा लगा दिया जाएगा। वैसा भारत आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए भी मैं बहुत बहुत गंभीर मौके पर उस चेतावनी के साथ आपके सामने मुखातिब हूं कि जो हजारों साल से अर्जित लोकतंत्र था, जिसने सामाजिक न्याय दिया, जिसने आर्थिक न्याय दिया, जिसने राजनीतिक न्याय दिया, जिसने लैंगिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी,
कॉमरेड शशि हमारे बीच में है और हम लोग लगातार सोशल मीडिया से सब लड़ने वाले लोग एक दूसरे को जानते समझते हैं। आज महिलाओं के लिए क्या टिप्पणी करते हैं यहां के मुख्यमंत्री, और वो किस तरह की टिप्पणी करते हैं, उनकी हरकतें क्या है। इतना सजग हैं कि बीजेपी के साथ रहना है, उतना काम कर रहा है सब कुछ, और बाकी जगह पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके साथ खड़े हैं। और मैं बहुत पहले एक शायद आयशा का या किसका कार्यक्रम था प्रसेनजीत भाई, उसमें गाना था, अगली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो वो जनवादी गीतों को भी साथ में लेके चलिएगा। उस गाने का एक लाइन मुझे याद आया कि जेपी लोहिया है हैरान और चेला निकलल बेईमान। और वो वक्त वही था जब वो उधर गए थे, ये बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में, कि जेपी लोहिया है हैरान चेला निकलल बेईमान, और जाके हाथ मिलौलस हेडगवार से, और उसके बाद वो बड़ा प्यारा गाना है, जनवादी गीत है। बिहार उस मोड़ पर खड़ा है कि समाजवादी खेमे से आप लड़ाई लड़ते लड़ते आप आरएसएस की शाखा में चले गए। आप यहां पर लड़ाई लड़ते थे जाति जनगणना की, और आप उनके साथ खड़े हो गए जो कह रहे थे जाति जनगणना पाप है। देश के गृह मंत्री बिहार में आते थे तो कहते थे कि जाति जनगणना तब हुई जब हम बिहार में गठबंधन में शामिल थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना नहीं हो रही, राजस्थान में नहीं हो रही, मध्य प्रदेश में नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ और झारखंड में 77% रिजर्वेशन किया गया बढ़ा करके, और आज तक उनका राज्यपाल उस पर कुंडली मारे बैठे। तमिलनाडु में पिछले 2 वर्षों से जो वहां की स्टालिन की सरकार कानून बनाती थी उस पर राज्यपाल कुंडली मारकर बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट को फरमान देना पड़ा कि आप इस तरह से रोक नहीं सकते। जंग यूं ही नहीं हुई है। वो अली अनवर साहब ने बहुत शानदार किस्सा पसमानदा आंदोलन का याद किया है, और उन्होंने वो बात कह भी दी है कि सरहदों पर बड़ा तनाव है क्या, पता तो करो बिहार में चुनाव है क्या। मैं तो उसको ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जाति जनगणना आपने अचानक करा दी, और आप एक तरफ कह रहे थे जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसके लात, और वो सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक उठाया है देश के प्रधानमंत्री ने सबके कल्याण के लिए। हमारा वाला मुख्यमंत्री वो वहां पर बैठकर कर रहा है हिंदुओं को बांटने के लिए जाति जनगणना लाई गई है। अच्छा, मतलब दलितों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाई। डॉक्टर अंबेडकर खुद कहे थे कि इस घड़े से कोई महार पानी नहीं पिएगा। ये कौन नियम बनाया था इस देश के? कौन हिंदू, कौन बाहर, कौन ये? इसलिए मैं त्रिवेणी संघ और रजक संघ के उस आंदोलन को याद कर रहा हूं, और बिहार के लोगों, इस सम्मेलन का मकसद भी यही है। आपके लोग न तो शिक्षा में हैं। मैं जब 2018 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, और जब हम वो हरकतें किया करते थे कि हम आरटीआई लगाकर पूछते थे, तो हमको पता चला कि देश के 596 कुलपति स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसमें केवल 6 शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी, 550 कुलपति केवल 10% आबादी की। जब हम सुप्रीम कोर्ट में अब तक बने जजों का आंकड़ा देखते हैं और वर्तमान में भी देखते हैं, तो एक दलित, आदिवासी कोई नहीं, 1 या 2 ओबीसी, बाकी कौन है? 97% वहां पर। इस देश में ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री 2022-23 में एक रिपोर्ट जारी करती है, देश के मीडिया हाउसेस में 98% केवल सवर्ण लोग वहां पर डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठे हैं, जो मीडिया वहां पर चला रहे हैं। आप देश में हैं कहां 90% आबादी के लोग? यह सवाल पूछना बिहार का असली मुद्दा उठाना है। यह सवाल पूछना राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम और इससे बड़ा देशभक्ति और कोई नहीं हो सकती, जो अपने देश के नागरिकों को उनका सम्मान और हक दिलाने की बात करे। और ये बाहर से राष्ट्रभक्ति को आयातित करते हैं, ताकि जैसे ही उधर तनाव सरहद पर खत्म हो तो गांव गांव में उनकी रैली निकाली जाए, और रैली निकालकर उसका प्रचार किया जाए कि वो राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट दो। आज का सम्मेलन आपसे गुजारिश करता है बिहार के लोगों, शिक्षा को अपना प्राथमिक मुद्दा बनाना। जब 2020 में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई, और वो नई शिक्षा नीति किस तरह से इंप्लीमेंट हो गई है, 2025 तक मेरा अब तक का आंकड़ा कहता है 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं पूरे देश में। खतरे में सरकारी स्कूल है, खतरे में वो सरकारी नौकरी है जिसको प्राइवेट हाथों में इन्होंने अपने दोस्तों के हाथों बेच दिया है। इसलिए शिक्षा और रोजगार का मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा है। और आरक्षण तो 2 ही जगह लागू था, सरकारी शिक्षा में और सरकारी रोजगार में। आपने दोनों जगह बेच दिया, तो फिर आरक्षण लेंगे कहां हम? इसीलिए बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाई जाती।
उनके अंदर में झगड़ा था तो आरएसएस के मुख्यालय पहुंच गए, पता है कि नहीं आपको? और आरएसएस के मुख्यालय जब नागपुर गए देश के जिले इलाही, तो पहले दीक्षा भूमि गए थे, बाबा साहब अंबेडकर के दीक्षा भूमि पर माला चढ़ाया, माथा टेका, वहां की विजिटर डायरी में लिखा आप न होते तो हम न होते। और जब बाहर निकले तो आरएसएस के मुख्यालय में गए कि आप कुछ और हो जाएं कि इनको हम हमेशा के लिए खत्म कर दें। ये आरएसएस और अंबेडकर दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? और बिहार के लोगों, आपका भी इम्तिहान है। एक जमाने में कोई नारा लगाया करता था, अली अनवर साहब बैठे पुराने लोग हैं, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, और उनके सुपुत्र हनुमान बन के किसी और का बैठे। क्यों? क्योंकि जाति के नाम पर वोट दिया जाता है। बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत किसके लिए हुई? किसानों के आंदोलन की अगुवाई करते हुए हुई थी। और वो कुर्था और जहानाबाद की धरती जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद ने समाजवादियों के नारे को और मुकम्मल किया था, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, डॉक्टर लोहिया का नारा, उस नारे को उस जमाने के समाजवादियों ने और मुकम्मल किया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में उस इतिहास को आपके सामने इसलिए रेखांकित कर रहा हूं। पुराने लोग जितने हैं वो हमसे बेहतर इस इतिहास को जानते हैं। वो जानते हैं कि इस बिहार के किसान आंदोलन ने क्या दिया है, वो जानते हैं कि इस बिहार के सामाजिक न्याय के आंदोलन ने क्या दिया है। लेकिन आज की नई पीढ़ी को हमें बचाना होगा। वो नई पीढ़ी शिक्षा बचाने जा ही नहीं रही। उसको यह नहीं दिख रहा है कि गृह मंत्री का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बन गया, उसे बैट बल्ला पकड़ने नहीं आता। धर्म बचाने वो नहीं आएगा। 300 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र खोदनी होगी तो गृह मंत्री का बेटा जय शाह कभी नहीं आएगा। गरीब किसान मजदूर के बच्चों को टीवी और व्हाट्सएप पर दिखा करके कहा जाएगा कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ने चले जाओ। आपके सिलेबस से मुगल काल निकाल दिया गया। मैं उस बीमारी और उस खतरनाक मोड़ पर आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगल पीरियड हटा दिया गया। कल को तुम पढ़ाने जाओगे कि महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, बच्चा पूछेगा कैसे, तो उन्होंने कहोगे कि बहुत कठिन परिस्थितियों में युद्ध किया। तो कहा किससे? तो कहोगे अन्याय से, क्योंकि मुगल काल तो सिलेबस में है ही नहीं। तो कैसे बताओगे कि अकबर के सेना से लड़ रहा था? क्योंकि अकबर का नाम नहीं लेना है सिलेबस में। ये आप एजुकेशन को कम्युनलाइज कर चुके हो, सांप्रदायिक बना दिया आपने शिक्षा को। पूरी शिक्षा का सिलेबस बदल कर रख दिया और क्लोजर मर्जर की पॉलिसी लाई है नई शिक्षा नीति में। पूरे देश की शिक्षा को ग्रेजुअली वो प्राइवेट हाथों में बेच चुके हैं। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में गया तो 2010 में 4000 5000 जो फीस थी बीए करने की, आज वो 50,000 पहुंच गई। बताओ दरभंगा से कितने लोग डीयू जेएनयू जा पा रहे हैं? ये प्रसेनजीत यहां से निकल करके डीयू तक पहुंचे, जेएनयू तक पहुंचे, क्रांतिकारी आंदोलनों में आयशा की अगुवाई करते हुए शिक्षा बचाने के सवाल पर, रोजगार बचाने के सवाल पर दिल्ली की सड़कों पर हमने साथ में नारा लगाया है। इसलिए आज इस दरभंगा के सम्मेलन में हम ये कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई दिल्ली में हम लड़ते हुए केवल इस उम्मीद में मशाल जलाए रखे कि रिले मशाल को कोई और पकड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरखे पहले उसे जलाए थे। वो जो क्रांतिकारियों का तस्वीर लगी है वो उन लोगों की तस्वीर है जिन्होंने मशाल जलाई थी और हमें पकड़ाई थी। एक जलती हुई मशाल हमें मिली और हम आंधियों के बीच में उस मशाल को लेकर चलना चाहते हैं। और बिहार में सबसे बड़ा तूफान 3 महीने बाद आने वाला है। वो मशाल ये सवाल पूछेगी कि कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला कितना मुसलमान था, जरा हमको जवाब देना। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां और उसके बाद गाली दी थी। और ये कर्पूरी ठाकुर की जमीन है। मैं यहां से सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ ये विदेश से कोई आया था गाली देने के लिए? एमए बीए पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे, ये गाली किसने दी थी? हम भी ये पूछना चाहते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि गाली देने वाला कौन मुसलमान था, कौन विदेशी था? ये तो इसी देश के लोग थे जो बाबा साहब के संविधान का विरोध किए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। 29 नवंबर 1949 को उन्होंने आरएसएस ने अपने लेख में लिख दिया कि इस संविधान में भारत का कुछ है ही नहीं। बाबा साहब की अंबेडकर की जीते जी शव यात्रा जिन्होंने निकाली, आज अंबेडकर का नाम लेने वाले आरएसएस के साथ खड़े हैं, तो हिसाब उनका भी करना बिहार के लोगों। ये मैं आपको इशारे में कहते जा रहा हूं। ये जितने जय भीम बोलने वाले, ये दलित राजनीति करने के नाम पर, पिछड़ों की राजनीति करने के नाम पर आरएसएस को अगर मजबूत करते हैं, तो जाति के नाम पर अगर आपने वोट दिया तो जंगल के चुनाव में कुल्हाड़ी को आप वोट दे रहे हैं जो ये कहना चाहती है कि मेरी लकड़ी आपके बीच की है। इसलिए जाति के नाम पर वोट मत देना। आपको अगर कोई बचाएगा तो विचारधारा बचाएगी। ये हम निवेदन करके अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं। और वो विचारधारा जो कर्पूरी ठाकुर की थी, वो विचारधारा जो शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की थी,
और उन्होंने ये बात कही थी कि धन, धरती और राजपाट, उसमें 90 भाग चाहिए था। बिहार के लोगों, आपका 90 भाग शिक्षा में है क्या? आज की तारीख में देश में एक भी कुलपति आदिवासी नहीं है, दलितों में कोई कुलपति नहीं पहुंच रहा। आपके प्रोफेसर में 97% पोस्ट पर केवल प्रकाश के लोग बैठे हैं। और आज यहां पर क्या क्या बोला जाता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, बिहार एक आलोड़नकारी मोड़ पर खड़ा है। अगर बिहार में आप जाति जनगणना के मुद्दे पर जीत नहीं पाए, ये जाति जनगणना कराएंगे? आपको लगता है क्या कि ये जाति जनगणना कराएंगे? ये कल को उसमें भी कह देंगे कि केवल ओबीसी गिने जाएंगे, सवर्ण नहीं गिने जाएंगे। मतलब पता ही ना चले कि कब्जा किया किसने है। अगर 100 में जिसकी आबादी 10 है वो 90 रोटी खा रहा है, और जिसकी आबादी 90 है वो 10 रोटी खा रहा है, तो हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें 100 रोटी है तो हर हाथ में 1 रोटी होनी चाहिए, और कोई अगर किसी दूसरे के हिस्से की रोटी खा रहा है तो हम उसको खाने नहीं देना चाहते। यही बाबा साहब के संविधान की मूल चेतना है। यही समाजवादियों का, अंबेडकरवादियों का और कम्युनिस्ट आंदोलन की मूल चेतना यही है। रोटी की, कपड़े की, पढ़ाई की, कमाई की, सिंचाई की, दवाई की बात करने के लिए हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। और इस सम्मेलन का नारा और बुलंद आवाज में यही नारा था कि सामाजिक न्याय के 3 आधार, शिक्षा, रोजगार और भूमि सुधार। अब मैं उस बातों को, जो बातें मुझसे रह गई, मैं जानता हूं कॉमरेड दीपांकर जब बोलेंगे तो वो सारी बातें बोलेंगे जिनसे हम लोग भी सीखते हैं। और जब ऐसे पुराने लोगों के बीच हम आते हैं, उन कम्युनिस्ट आंदोलनों के इतिहास को पढ़ते हैं, लाल झंडे के साथ नीला झंडा और हरे झंडे को मिलाकर हम देखना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में सबको बराबर का न्याय मिले और कोई किसी का शोषण और न्याय न कर सके। उस साझे सपने के लिए, शिक्षा, रोजगार बचाने के लिए और जाति जनगणना करा करके मंडल कमीशन की जो सिफारिशें बची हुई हैं उसको पूरा कौन करेगा? 11 साल से वो व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, जो कहता है कि मैं ओबीसी हूं, आज तक कोई एक क्लिप आप निकाल कर दिखाना उसने अगर मंडल कमीशन का नाम भी लिया। और यहां पर मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल लेकर निकल गए। और कमंडल लेकर निकलने वाले कितने? इस देश के ओबीसी समाज के लोगों को सोचना होगा। कथा भागवत में सबसे आगे वो लोग हैं, उधार मांगकर कथा भागवत करा रहे हैं, और वही भागवत वाला बाद में जाकर कह रहा है कि संविधान बदलना है और इसे खतरा है मुसलमानों से। कहां खतरा है? आपका शिक्षा बेचा किसने? गनीमत है कि उसमें कोई मुसलमान इस समय नहीं है। अगर होता तो वो क्या करते? जैसे इन्होंने आरक्षण को गालियां दी, वैसे ही इस देश को केवल अब हिंदू मुसलमान। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके जाना चाहता हूं, बिहार के चुनाव को बिहार के मुद्दों पर लड़िएगा। बिहार के चुनाव को सेना, राष्ट्र और इस सब धर्म के नाम पर नहीं, बिहार में चुनाव हो तो इस बात पर चुनाव हो कि कर्पूरी, जगदेव और मंडल के अधूरे सपनों को जो पूरा करेगा और जो उनकी बात करेगा, जो कम्युनिस्ट आंदोलन में भूमि सुधार, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे पर बात करेगा, वही आपका हितैषी है। वो भले ही किसी और का हो, लेकिन वो विचारधारा के नाम पर हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको जाते हुए, चूंकि नागार्जुन से बात शुरू की थी, वहीं खत्म कर रहा हूं। और उन्होंने ये क्या लिखा? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया बैठी उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। बिहार में आप सोच कर देखना, मौसम बदलता था तो वो कौन था जो मोटे अनाज पर जी रहा था कि कोई सामंत अगर थोड़ा सा दे दे तो उसका पेट भरे। उसे बराबरी की लड़ाई लड़ी जिन लोगों ने, और मैं महागठबंधन से ये उम्मीद रखता हूं, और ये उम्मीद केवल महागठबंधन से ही पूरी हो सकती है, जो लोग उस बिहार को 90 के पहले, और पिछले सम्मेलन में हम और दीपांकर जी साथ में थे, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। मैंने ये कहा था कि अगर हम इस बार बिहार को नहीं बचा पाए तो 1990 के पहले का बिहार होगा, और कॉमरेड दीपांकर ने उस बात को बहुत एक्सप्लेन करके समझाया कि नहीं, वो 1990 के पहले का मात्र बिहार नहीं होगा। वो केवल चारपाई पर बैठने से रोकेगा नहीं, वो केवल आपको वोट डालने से आपका हक छीनेगा नहीं, वो आपके सत्ता संसाधनों पर कब्जा ही नहीं करेगा। 90 के पहले से बिहार लड़ चुका था, अब जो बिहार आएगा वो लड़ने लायक भी आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए उससे खतरनाक बिहार आपका इंतजार करेगा। और ये बात मैं उनके सामने ये कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, उस बिहार को कैसे बचाना है जो कर्पूरी ठाकुर का सपना पूरा करे, जो जगदेव बाबू का सपना पूरा करे,
जो उस कम्युनिस्ट आंदोलन का सपना पूरा करे, जो जमीन के हक के लिए लड़ा, जो न्याय और समता के लिए लड़ा, जो सम्मान के लिए लड़ा, उस सम्मान के लड़ने के लिए आखिरी में एक कविता गांधी जी ने कहा कि हरिजन है। दलित आंदोलन ने इस देश को समझाया। बाबा साहब ने भी उस समय लिखा कि जब दलित हरिजन है तो आप किसके जन हैं, इसलिए हरिजन शब्द को उन्होंने नकारा। लेकिन नागार्जुन ने एक कविता उसी नाम से लिखी थी, इसलिए मैं स्पष्टीकरण के साथ वो कविता पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा कि उसके लिए नागार्जुन ने कविता में लिखा, दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे। और जब मैं दलित कह रहा हूं तो हर वो व्यक्ति जिसके साथ दमन हुआ है, शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, उस सारी आबादी को मैं दलित शब्द में समेट रहा हूं। चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वो दलित हो, मां दलित हो, महिलाएं हो, किसान, कामगार, कमेरा हो, वो सारे लोग जिनके साथ शोषण अन्याय हुआ है, उस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे, वे अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वराह है, इसकी भावी लीलाओं का सारी धरती चारागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते आए, रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100-100 गोते खाए। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का पाठक होगा, होंगे इसके 100 सहयोद्धा। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उन शहीदों को याद कर रहा हूं। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसकी घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। दिल ने कहा अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सबके सब सूरमा बनेंगे, सबके सब शैदा होंगे। इसी उम्मीद के साथ बिहार वालों, बिहार बचा लेना, तभी आगे देश बचेगा। और बिहार बचेगा तो शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के सवाल पर और बाबा साहब के संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने उसका फायदा लिया है। आज हम यहां खड़े हैं तो उन सारी लड़ाइयों के बाद खड़े हैं, इसलिए जिसका फायदा उठाया हो उसका कर्जा चुकाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी उम्मीद के साथ कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और आरएसएस के सपनों का भारत इसे बनाने की बजाय, गोडसे गोलवलकर हेडगवार के सपनों का भारत बनाने की बजाय, हम इसे कर्पूरी ठाकुर का, बाबू जगदेव प्रसाद का, बीपी मंडल का और भगत सिंह का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, लोहिया का और समाजवादी, अंबेडकरवादी और कम्युनिस्ट आंदोलनों का भारत बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सबको जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।